सो टुडे वी विल डिस्कस शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ में क्या मेंशन है? ब्लड बैंक्स के बारे में। ब्लड बैंक्स क्या होते हैं? हम बैंक जाते हैं, बैंक में हम पैसों का लेन देन करते हैं, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही काम होता है ब्लड बैंक में, लेकिन यहाँ पर हम क्या क्या देंगे? खून देंगे। खून देंगे और खून लेंगे। जो खून देगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इन फ्यूचर वो उतना ही खून फिर ले सकता है यदि उसको जरूरत पड़ेगी तो। जैसे सपोज 1 साल बाद किसी की सर्जरी है, और हो सकता है कि सर्जरी के दौरान उसको खून की जरूरत पड़े, तो वो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने पहले ही अपना खून दे सकता है। और फिर उसको सर्जरी के टाइम पे यदि खून की जरूरत पड़ेगी, तो उसको उसी ब्लड ग्रुप का खून और किसी का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका तो किसी और को चढ़ा दिया जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप सेम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? किसी व्यक्ति को खून चढ़ाना, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है ना, किसी को बहुत ज्यादा किसी रीजन से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे केसेस में बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए किसी और व्यक्ति का जिसका ब्लड ग्रुप सेम है, उसका ब्लड निकाल के बीमार व्यक्ति को या जिसको जरूरत है उसको चढ़ाया जा सकता है। और ये काम होता है कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में और ब्लड बैंक्स में। ब्लड बैंक में क्या है? ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। जब किसी वॉलेंटियर से ब्लड को निकाला जाता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें एक मशीन होती है जिसमें ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रख के घुमाया जाता है बहुत तेजी से, जिससे उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मक्खन कैसे बनता है? राई घुमाते हैं, है ना। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। तो ब्लड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ब्लड में क्या है? ब्लड में WBCS है, प्लेटलेट्स है, RBCS है ना, प्लाज्मा है, ब्लड सीरम है। इन चीजों को ब्लड से सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और उसको फ्रीज में रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो, ठीक है। तो इम्यूनो हिमेटोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनो हिमेटोलॉजी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब होता है बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र। बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये हमारे बॉडी के की सेनाएं होती है, फाइटर्स होते हैं, सैनिक होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आएगा, कोई पैथोजन आएगा, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट आएगा जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसको इम्यून सेल्स किल करते हैं। इम्यून सेल्स का एग्जाम्पल क्या है? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स। ये सारे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम में, और ये किल करते हैं पैथोजेंस को। तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? RBCS पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक है। ये यदि प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और नहीं है तो बोलेंगे नेगेटिव। तो इस एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, है ना, इस टाइप से। यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए बी ए बी और O, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इन ब्लड ग्रुप्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो RBCS पे जो एक नेचुरल एंटीजन प्रेजेंट रहता है जिसको हम RH फैक्टर कहते हैं, उसकी वजह से डिसाइड होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या होता है? हीम मीन्स होता है आयरन। हीम मीन्स क्या होता है? आयरन। और ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। तो जब प्रोटीन से आयरन कनेक्ट होता है तो एक मेटालो प्रोटीन बनाता है। मेटालो प्रोटीन मतलब क्या? उसमें एक मेटल होगा और प्रोटीन पार्ट होगा। तो मेटल क्या होता है? आयरन, ठीक है। और आयरन की प्रेजेंस रेड कलर से शो करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है।
ठीक है। और लिपिड होते हैं ब्लड में, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ब्लड बैंक में क्या है? ब्लड बैंक इज अ डिवीजन प्लेस ऑफ हॉस्पिटल laboratory where we collect, store and distribute the blood from donor and do proper testing and separation by centrifugation of blood to avoid the risk of transfusion related problem to recipient। जिससे ब्लड, जिसको ब्लड दिया जाता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। और जिससे ब्लड निकाला जाता है उसको डोनर कहते हैं। और हॉस्पिटल्स में ये काम होता है, अभी आपको मैंने बताया, लैब्स में ये काम होता है, ठीक है। तो ब्लड बैंक की ये डिफरेंट डिविजन्स है। बड़े हॉस्पिटल में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जहां पर, जिसको ब्लड बैंक नाम दिया जाता है। और सेपरेटली भी ब्लड बैंक्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ब्लड को स्टोर करते हैं। ब्लड का स्टोरेज कंडीशन क्या है? ब्लड को कंटामिनेशन से हमें बचाना है और उसको लो टेम्परेचर पे रखना है, नहीं तो वो खराब हो सकता है। और उसमें हम एंटीकोएगुलेंट भी मिक्स करते हैं। ये एंटीकोएगुलेंट हमें मिक्स करना क्यों जरूरी है? ताकि ब्लड जमे नहीं, ब्लड का कोएगुलेशन ना हो। तो ये काम होता है पैथोलॉजी में। तो ब्लड का कलेक्शन, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कौन करता है? ब्लड बैंक करता है। ये ब्लड बैंक के फंक्शन हो गए। और जिससे खून निकाला जाता है उसको हम डोनर कहते हैं। और जिसको खून चढ़ाया जाता है उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। द मेन एम ऑफ ब्लड बैंक इज टू प्रोवाइड ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ब्लड बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? इमरजेंसी केस में जिसको खून या उसके किसी कंपोनेंट की जरूरत है वो उसको प्रोवाइड किए जा सके, ताकि उसकी जान बच सके। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरपीसीएस। अभी आपको मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के बारे में। एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन हम जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंटीजन एक नेचुरल हमारे आरबीसीएस पे प्रेजेंट रहता है और एक बाहर से आता है, तो दोनों को हम एंटीजन कहते हैं। लेकिन जो नेचुरली प्रेजेंट रहता है उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो बाहर से एंटीजन आते हैं, एंटीजन हर वो चीज है जिसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, तो हम उसको एलार्जेंस भी कहते हैं। एलार्जेंस बॉडी में आएंगे तो स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, बॉडी में रेड स्पॉट्स पड़ सकते हैं, है ना, रैसेस आ सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं एलर्जी के। तो ये एलार्जेंस की वजह से होता है। और एलार्जन भी एक टाइप के एंटीजन ही होते हैं। Antibody are the group of serum protein produced in response of antigen stimulant। मतलब जब एंटीजन का स्टिमुलेशन होता है, हमारी बॉडी में कोई एंटीजन का एक्सपोजर होता है, वो इंटर करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज सर्कुलेशन में आती हैं और वो उसको इरेडिकेट, इलिमिनेट करने का प्रयास करती है। अब हम एंटीबॉडीज के टाइप देखते हैं। देर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो इसके शॉर्ट फॉर्म है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये एंटीबॉडीज हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आइसो एंटीबॉडी और नेचुरल एंटीबॉडी हम आईजीजी को कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली हमारे ब्लड में हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो हम इसको नेचुरल एंटीबॉडी भी कहते हैं या आइसो एंटीबॉडी भी कहते हैं।
ये कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक ना भी करे, एक्सपोजर ना भी हो, तो भी नेचुरली हमेशा हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है। इसलिए इसको नेचुरल एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करेगा, तो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ऑटो एंटीबॉडी किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम की वजह से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के सेल को डैमेज करने लगती है। इट्स कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जहां पर हमारी दो बोन कनेक्ट करती है, वहां पर एक मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। ठीक है। वहां पर एक ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट होता है जो कि दो बोन के बीच में, जॉइंट्स में फ्रिक्शन को कम करता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, तो एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है हमारे बॉडी सेल और एंटीजन के बीच में, और हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि वहां के जो सेल है उनको किल करने लगती है, उनको डैमेज करने लगती है। हमारे ही बॉडी का डिफेंस सिस्टम जब हमें ही नुकसान पहुंचाए, हमारी ही बॉडी के सेल को वो किल करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी और कहाँ देखने के लिए मिलती है? जैसे किसी व्यक्ति की यदि किडनी डैमेज हो गई है, तो उसको जो किडनी दूसरे व्यक्ति की लगाई जाती है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो किडनी दूसरे की है। तो बॉडी उसको, उस पर अटैक करती है एंटीबॉडीज, और उसको किल करने की कोशिश करती है। क्योंकि भले वो काम तो बॉडी के लिए ही करती है, लेकिन बॉडी उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि किसी और की किडनी है वो। तो जैसे ही इम्प्लांट की जाती है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को कम किया जाता है, जिससे वो किडनी थोड़ा एडजस्ट कर पाए बॉडी के साथ। है ना? तो ये हो गई आपकी ऑटो एंटीबॉडी। ठीक है। एलो एंटीबॉडी क्या होती है? इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन। ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन के अगेंस्ट में बनती हैं उसको हम एलो एंटीबॉडी कहते हैं। क्या होता है, हम ऐसा कहते हैं कि भाई किसी को जीवन दे तो नहीं सकते, जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला कोई और ही होता है। लेकिन हाँ, हम किसी का जीवन बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। रक्तदान को महादान कहा गया है। यदि हमारे खून देने से किसी की जान बचती है ना, कोई कोई यदि माँ अपने बेटे को खो रही हो और आप यदि उसके बेटे को बचा लो, तो आपको बहुत दुआएं मिलती है। इसलिए कभी इमरजेंसी कंडीशन में आपके खून देने से कोई बचता है तो उसको जीवन में बचा लेना। वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है ना? क्योंकि हमारी बॉडी में 5.5 लीटर के आसपास खून होता है ना? जिसमें से हम 1 यूनिट 370 ml किसी को दे भी दे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये लोगों में, सोसाइटी में मिथ है कि मैं खून दूंगा तो मेरी बॉडी में खून कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। खून देने से कोई नुकसान नहीं है। आप साल में एक बार चाहो तो खून दे सकते हो। और जब हम खून डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में नए आरबीसीएस, हमारी बॉडी में नया खून बनने लगता है। खून हमारी बॉडी में कहाँ पर बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें कहाँ पर बनता है? स्प्लिन में बनता है। ठीक है। स्प्लिन और लिवर में खून का फॉर्मेशन होता है। और खून के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। और खून खून में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसीएस होता है, आरबीसीएस होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। कभी माइनर सा कट लगे और ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड थक्का जमा लेता है। और जरूरी है ये, नहीं तो हमारी बॉडी से पूरा ब्लड खाली हो जाएगा। है ना? तो ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं।
और जिसकी भी हमको जरूरत होती है उन कंपोनेंट्स को हम ब्लड से सेपरेट करके उसको स्टोर करके रखते हैं, और जिस पेशेंट को जिस चीज की जरूरत है हम उसको वो डोनेट कर देते हैं। ठीक है। तो हमें खून डोनेट करना चाहिए यदि जरूरत पड़े तो। इससे हम हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो खून हमारी बॉडी में फिर से बन जाता है। ठीक है। तो जो खून आइसोलेट किया जाता है, खून निकाला जाता है, वो हेल्थी वॉलेंटियर्स का ही निकाला जाता है। किसी भी बीमार व्यक्ति का, किसी भी कमजोर व्यक्ति का जो कि ऑलरेडी अंडर वेट है, जो कि ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, ऐसे वॉलेंटियर्स का ब्लड आइसोलेट नहीं किया जाता। आप यदि किसी को खून दोगे तो आपका ब्लड के टेस्ट किए जाएंगे कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं है, HIV एड्स तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड किसी को दिया जाएगा। है ना। ऐसे ही नहीं कि हर किसी का ब्लड निकाल के किसी को भी चढ़ा दिया। ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है। ब्लड ग्रुप यदि सेम नहीं होगा, आपने दूसरे ब्लड ग्रुप को चढ़ा दिया, तो वो पेशेंट मर जाएगा, जान चली जाएगी उसकी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डोनर। डोनर कौन है जो ब्लड डोनेट कर रहा है? तो डोनर्स के टाइप हम देखेंगे। वॉलंटियर डोनर फॉर मैनकाइंड। इस टाइप के जो डोनर होते हैं वो मैनकाइंड के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इमरजेंसी में किसी की जान को बचाने के लिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी मनी के डिमांड के, है ना, अपनी स्वेच्छा से सामने वाले की भलाई के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं वॉलंटियर डोनर फॉर मैनकाइंड। एक होता है रिप्लेसमेंट डोनर, जिसमें आता है रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स। हमारा हमारी फैमिली में यदि कोई जैसे बच्चा है, तो डेफिनेटली उसका ब्लड ग्रुप किसी न किसी से मैच जरूर करता होगा। ज्यादातर फैमिलीज में, जैसे 10 लोगों की फैमिली है ना, माता पिता और 5-7 बच्चे हैं, तो उसमें से किसी न किसी का ब्लड ग्रुप यदि मैच होता है, और किसी क्रिटिकल कंडीशन में यदि वो आपको ब्लड देते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट डोनर की कैटेगरी में आता है, जिसमें रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स आते हैं। एक होता है ऑटोलोगस डोनर, ब्लड डोनेशन फॉर सेल्फ फॉर फ्यूचर सर्जरी। इसमें क्या होता है, कुछ लोग ब्लड डोनेट केवल इसलिए करते हैं कि आज हम फिट हैं, आज हम स्वस्थ हैं, आज हमारी बॉडी में RBCs का प्रोडक्शन हो रहा है, एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। ठीक है। हीमोपोइसिस हो रही है। हीमोपोइसिस मतलब भी ब्लड बनना होता है। तो ब्लड बनने के लिए हमारी बॉडी में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B9, और विटामिन B12। विटामिन B12 की भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, और आयरन और एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है? किडनी में प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन किडनी बनाती है, जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और किडनी को पता कैसे चलता है? किडनी सेंस कर लेती है कि नंबर ऑफ RBCs ब्लड में यदि कम हो रहे हैं, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू कर देती है। और हमारे जो RBCs हैं, इनका लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ हो जाती है। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यदि कोई सेल अपना जीवन काल समाप्त होने पे स्वयं अपने आप को अपना खात्मा कर ले, तो हम उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल अपने आप को खुद ही मार लेता है। तो ये जो ये जो रिप्लेसमेंट डोनर है, ये आपको समझ में आया? ये ऑटोलोगस डोनर आपको समझ में आया, है ना? आप अभी स्वस्थ हो, आपने ब्लड डोनेट कर दिया, इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको ही ब्लड मिल जाएगा। क्या होता है जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, जैसे उसने 370 ml ब्लड डोनेट किया, तो उसको ये रिटर्न में एक सर्टिफिकेट के थ्रू दे दिया जाता है कि आपको या आपसे रिलेटेड किसी व्यक्ति को आपके परमिशन से, आपके कंसेंट से हम ब्लड दे देंगे, इतना ही, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो जैसे मैंने ही 5 बार खून डोनेट किया है और मेरे पास 5 सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में मेरे थ्रू में किसी को भी 5 बार ब्लड डोनेट करा सकता हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी कभी चाहें तो ऐसा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे इमरजेंसी में आपका ही ब्लड, मतलब आपको ही ब्लड मिल सकता है। आपका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका तो अब ब्लड बैंक चला गया, तो उन्होंने किसी न किसी को दे ही दिया होगा। लेकिन हो सकता है 3 साल बाद कोई कैजुअलिटी होती है, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, खुदा ना खास्ता पर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो उस केस में क्या है, इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको तुरंत बिना डोनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मतलब वो अरेंज करके, अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
तो इसलिए आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, और कम से कम दो 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 सर्टिफिकेट अपने पास रखने चाहिए इमरजेंसी के लिए, है ना? क्योंकि कल किसने देखा है, कल तो कुछ भी हो सकता है ना? 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो नहीं, लेकिन लाइन कट जाए, इंटरनेट कनेक्शन ना रहे, तो हमारा कनेक्शन ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है? अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, है ना? तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो आप सभी लोग क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप में जाना, और जहां पर भी आपको सर्टिफिकेशन वाली फैसिलिटी हो, कहीं कहीं नहीं भी देते हैं, पर जहां पर हो वहां पर ब्लड डोनेट करना, तो आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा कि हमने ब्लड डोनेट किया है। तो आप वो रिटर्न डॉक्यूमेंट के आधार पे जो भी सर्टिफाइड ब्लड बैंक्स होंगे, या वो काफी जगह चलता है, वो वैलिड होता है, तो आप ऐसे करके अपने थ्रू या अपने आप को आप ब्लड फिर से इन फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे दे सकते हो। तो इस टाइप के जो डोनर होंगे उनको ऑटोलोगस कहेंगे। एक होते हैं प्रोफेशनल डोनर, जो कि पैसा चार्ज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो खून बेच के भी पैसा कमाते हैं, है ना? जैसे आपने मूवी देखी होगी विक्की द डोनर, उसमें वो अपना स्पर्म डोनेट करता है। कभी कभी क्या होता है, कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है, मतलब जैसे कोई फीमेल है, उसमें ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, oogenesis जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू एग का फॉर्मेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और 9 मंथ्स में बेबी डेवलप होके उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब इनफर्टिलिटी का कॉज ये आ रहा है कि फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है सपोज, या मेल में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उसका जो स्पर्म सेल है उसमें डिफॉर्मिटी है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है ना, उसका शेप एंड साइज में डिफेक्ट है। तो उस केस में क्या होता है, कोई और मेल अपना स्पर्म यदि डोनेट करता है डोनेशन सेंटर पे, तो उसके स्पर्म से उस लेडी के जो हेल्थी एग है ना, उसको डिफ्यूज कराया जाता है। या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, किसी हेल्थी लेडी के एग को स्पर्म से डिफ्यूज कराया जा सकता है। तो स्पर्म डोनेशन सेंटर भी होते हैं जहाँ पर मेल्स अपने स्पर्म को डोनेट करते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर अभी ब्लड डोनेशन सेंटर पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग पैसा चार्ज करते हैं। जैसे वो यदि ब्लड डोनेट दे करेंगे तो 10-15 हजार, 5 हजार, 7 हजार ऐसा लेंगे 370 ml ब्लड देने का, है ना? तो एक व्यक्ति कम से कम साल में 2 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। तो मतलब 20 हजार रुपये आप कमा सकते हो खून डोनेट करके, और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 370 ml निकालने से बॉडी को कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, और बॉडी तेजी से खून बनाना शुरू कर देती है, और आपकी बॉडी में फिर से रिकवरी हो जाती है। ठीक है? तो ये होते हैं प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स। ठीक है? कुछ लोग क्या है, कभी कभी अपनी किडनी भी डोनेट कर देते हैं, जिनको पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना? तो एक किडनी पे भी व्यक्ति जी सकता है ना? एक किडनी पे व्यक्ति जी सकता है, पूरा जीवन जी सकता है, तो कुछ लोग अपनी एक किडनी भी डोनेट कर देते हैं। तो एक किडनी की कॉस्टिंग अराउंड 5 से 10 लाख रुपए आती है ना? ऐसा पहले देखे गया है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, और एकदम मतलब बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन आई थी, तो उन्होंने अपनी एक किडनी बेच के आईफोन लेने को। अच्छा, आईफोन तो 1 लाख में आ जाता है, उसके लिए 5 लाख की किडनी बेचोगे क्या? अच्छा, 4 लाख में लैपटॉप, एलसीडी, ये सब भी लेने की प्लानिंग है? हाँ, सबका अपना अपना रहता है। हो सकता है किसी में इतना पैशन हो आईफोन के लिए कि वो अपनी किडनी बेच, है ना? सर रियल बात है, ये तो न्यूज में भी आया। हाँ, सही कह रहे हो ना, मैं कहा आपकी बात से अपोज नहीं कर रहा हूं मैं। बेच सकता है कोई। अभी फॉरेन कंट्रीज में फेसबुक के एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं, बहुत सारे एडिक्शन सेंटर्स खुल गए। लोग रह मतलब अभी तो खैर कम हो गया है, बीच बीच में काफी बढ़ गया था, और गेम से बच्चों को लत लग रही थी। अभी गेम की वजह से बच्चों में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे थे, है ना? तो ये सब सही कह रहे हो आप, कुछ लोगों में रहता है। ऐसी न्यूज तो न्यूज़पेपर में अक्सर छपती है। आपने एक न्यूज और सुनी होगी, वो इंडिया हार गया था वर्ल्ड कप या T20 क्या, तो एक सरदार को अटैक आ गया था ऑन द स्पॉट। तो होता है ऐसा। ये अब इंसान का अपना व्यक्तिगत पर्सनल परसेप्शन होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है इंसान। और सब इंसान पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग रहती है, और इस दुनिया में भांति भांति प्रकार के
नर और नारियां हैं और उनकी अपनी अपनी थिंकिंग थॉट्स है। ठीक है। तो कहाँ था मैं, ये प्रोफेशनल डोनर हो गए भैया, विक्की द डोनर मूवी देखना, तो आपको स्पर्म डोनेशन के बारे में सब समझ में आएगा। ब्लड डोनेशन के ऊपर तो कोई मूवी बनी नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करता। डोनर मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर डोनेशन एंड डोनर शुड बी हेल्थी। अब यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि डोनर हेल्थी होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 16 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, उसका वेट होना चाहिए 110 पाउंड से ज्यादा, मतलब कम से कम 60 केजी मान के चलो, 60 केजी से अबो होना चाहिए। उसको कोई भी इंफेक्शियस डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी उसको एसटीडी नहीं होना चाहिए, जो होता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV एड्स होता है, गुनोरिया होता है, सिफेलिस होता है, या कोई जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ जो कि लंग्स में होता है, ऐसी कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए उसको। ठीक है। अब कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं ब्लड बैंक में? रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर होता है, इंसुलेटेड कैरियर बॉक्सेस होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। ठीक है। ब्लड कंटेनर्स होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स होते हैं, वेइंग डिवाइसेस होते हैं, ग्लास ट्यूब्स होती हैं, ग्लास स्लाइड्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ग्लव्स हो, डिस्पोजेबल रबर ग्लव्स होते हैं, और टिश्यू पेपर, बीपी अपरेटस, डोनर चेयर, थर्मोमीटर। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैंने आपको बताया है जो कि ब्लड बैंक सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। अब ब्लड का स्टोरेज कैसे करते हैं? आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पल्स may be stored under refrigeration for maximum 42 days। यदि आपने किसी के ब्लड से आरबीसीएस को आइसोलेट किया है, सेंट्रीफ्यूजिएशन के थ्रू सेपरेट आउट किया है, तो आप उसको कितनी दिन तक रख सकते हो? 42 डेज तक। ठीक है। यदि आपने प्लेटलेट्स को स्टोर किया है, तो उसको आप मैक्सिमम 5 डेज तक रख सकते हो। और आपने यदि प्लाज्मा को आइसोलेट किया है, तो उसको आप फ्रोजन फॉर्म में 1 साल तक रख सकते हो। तो ये स्टोरेज की कंडीशन हो गई कि हम ब्लड को कैसे स्टोर करके रखेंगे, और किस कंपोनेंट को हम कितने दिनों तक स्टोर करके सुरक्षित रख सकते हैं। फिर उसके बाद वो यूजलेस हो जाते हैं, है ना। तो जो भी ब्लड व्यक्ति डोनेट करता है, तो इन फ्यूचर उसको उसका ब्लड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका ब्लड तो कंज्यूम कर लिया जाएगा किसी न किसी के द्वारा, है ना। या वो चाहे कि भाई मुझे मेरे ही दे दो, तो फिर उसको इतने कम ड्यूरेशन में, और वो करेगा क्या, कोई सेंस नहीं बनता, है ना। कंडीशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। आप अंदाजा लगाइए, मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी गैस कीजिए, किस कंडीशन में किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, बताइए। एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे शायद एक्सीडेंट हो गया, प्रेगनेंसी कोई के समय मेजर, लेडीज को ब्लड की हाँ, कोई करेक्ट। मेजर इंजरी किसी हो किसी गई, या कोई एनेमिक हो तो। ऑपरेशन है, उसका कोई मेजर ऑपरेशन। हम्म। ठीक है ना, ऐसी कुछ कंडीशंस लिखी होगी। देखिए, ब्लड लॉस की कंडीशन ड्यू टू हैवी इंजरी, एक्सीडेंट, सर्जरी, ल्यूकेमिया, बॉडी फेल टू प्रोड्यूस ब्लड, ब्लड कैंसर की कंडीशन, थैलेसीमिया। ठीक है। ये इतनी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। वर्क इन ब्लड बैंक, क्या काम होता है वहां पर? सबसे पहले क्या है, जिस जिस भी पेशेंट का ब्लड आप निकाल रहे हो, उसके ब्लड में टेस्ट करके देखोगे। आप कौन सा करोगे? HIV का करोगे, हेपेटाइटिस का करोगे, मलेरिया का करोगे, और सिफेलिस का करोगे। ठीक है। इतने टेस्ट आप लगाओगे। यदि ये सभी टेस्ट के दौरान ये पाया जाता है कि पेशेंट स्वस्थ है, मतलब वो डोनर स्वस्थ है, तो उसका ब्लड आप निकाल लोगे। अब ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है? एक होता है आरबीसीएस, एक होता है ल्यूकोसाइट्स, एक होता है प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और क्रायोप्रेसिपिटेट्स। क्रायोप्रेसिपिटेट मतलब ब्लड का कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि उसको सामूहिकली क्रायोप्रेसिपिटेट नाम दे दिया गया है, लेकिन वो ब्लड के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या है, किसी का खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो उसको क्रायोप्रेसिपिटेट के जो फॉर आते हैं पैकेट्स, वो चढ़ा दिए जाते हैं, है ना। तो उससे उसके ब्लड का जो पतलापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ब्लड बैंक खत्म होता है। इजी है। किस शेड्यूल में आता है ब्लड बैंक? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड रूल्स 1945, एफ शेड्यूल। एप शेड्यूल में आता है। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं ब्लड बैंक को? और हम इसको दूसरा नाम से जानते हैं, इम्यूनो हिमेटोलॉजी। ठीक है।
ये भी हम ब्लड बैंक को बोलते हैं। कभी ये आ जाए शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो कंफ्यूज मत होना। एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन? एरिथ्रोपोइसिस। इसको हम हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। और ऐसे कौन से चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी जरूरत है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, बताइए। फॉलिक एसिड, विटामिन हाँ। B9, हम्म। B12, आयरन। हम्म, ठीक है। और एक तो एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। हाँ यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सली किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर ओ सकता है? ओ पॉजिटिव, ठीक है। ओ पॉजिटिव। और सर मेरा वही ओ है। ओ इन, इनका नाम लिखना जरा। कभी तुमको फोन करवाते हैं ब्लड बैंक से। तुम तो यार किसी को भी ब्लड दे सकते हो, सही है। दिया है कभी आप में से किसी ने ब्लड डोनेट किया है? मैंने किया है सर। वेरी गुड। सर मैंने नहीं तो किया है सर, लेकिन मैं ब्लड का ही काम करता हूँ सर। अच्छा। किसी को जरूरत तो पड़ती है तो सर उस तक ब्लड पहुंचा देता हूँ। अच्छा, ब्लड पहुंचा देते हो। ठीक है। जिसने ब्लड डोनेट किया उसने किस सिचुएशन में ब्लड डोनेट किया है? किसी ने मोटिवेट किया है इसलिए किया है, या ना, जरूरत पड़ गई? फ्रेंड बीमार था, उसको नीड थी। अच्छा। कितना तो दिया था? तुरंत 1 370 ml? 1 यूनिट। 1 यूनिट। हाँ सही है, 1 यूनिट ही देता है एक पेशेंट। तो आपने ये सब चीजें फेस किया, आपके टेस्ट हुए होंगे, ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया होगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा होता है, फिर लेते हैं वो, फिर बिस्किट देते हैं बाद में, और हम्म। चाय का कप। अंगूर से फल सब खिलाते सर। उसको जूस अच्छा। पी लो बोलते हैं। सही में यार, 370 ml ब्लड निकाल रहे हैं और चाय और बिस्किट दे रहे हैं। क्या है ये? हाँ। मैं भी कैंप लगते तो मुझे हंसी आती है, एक फ्रूटी पकड़ा देते हैं यार। सर हम तो एक ORSL पिला देते और एक प्रमाण पत्र दे देते सर, विधायक का। मेरे को तो यार मतलब अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं अभी ये सब बात बोल सकता, है ना? चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ब्लड बैंक कंप्लीट हो गया। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट नोट में आ सकता है ना? और वैसे भी आपको ये शेड्यूल से यदि आते हैं, 14 नंबर में यदि शेड्यूल से क्वेश्चन आता है ना, तो जितने शेड्यूल आपको आते हैं सब एक्सप्लेन कर देना थोड़े थोड़े। तो वहां पर आप लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको एक शेड्यूल एम के बारे में अभी बताया, शेड्यूल M3, मेडिकल डिवाइसेस। अब कभी आपको शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिख देना जितना लिख सकते हो। एफ के बारे में लिख देना, ऐसे ही मैं एक्स के बारे में आपको बताऊंगा वो लिख देना। वाई के बारे में लिख देना। वाई शेड्यूल क्या होता है, कौन बताए? क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च होती है। वेरी गुड। है ना? हमारे फार्मेसी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया ना, और आपको बेटा किसी भी वर्ड की टर्मिनोलॉजी के थोड़ा भी कुछ पता है ना, तो आप लिख दोगे। वहां दिक्कत आती है जब व्यक्ति नील बटा सन्नाटा हो जाए टर्मिनोलॉजी देख के कि अरे यार ये क्या होता। तो आपको टर्मिनोलॉजीज का रफली एक अंदाजा होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि कोई कोई भी ऐसी ना हो कि आपको एक भी वर्ड ना पता हो उसके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने एम देखा, शेड्यूल एम, आपको समझ में आ गया यार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और इसमें 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉस्मेटिक्स की, फार्मास्यूटिकल्स की और मेडिकल डिवाइसेस की। बस इतना आपको पता है ना, आप पूरा 2-4 पेज लिख दोगे उसमें, 14 नंबर में भी लिख सकते हो आप, है ना? फिर अपने मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करके। और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। मेडिकल फील्ड के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ में आपका नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, तो हम लोग का क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। और दूसरा हमारी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। और हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है, पेशेंट के साथ डील करनी है ना। पेशेंट बेचारा ऑलरेडी परेशान होता है, नहीं होता है? वो ऑलरेडी परेशान है, हम भी परेशान है। दो परेशान व्यक्ति मिल जाएंगे तो परेशानी बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे, है ना? इसलिए मेडिकल से जुड़े लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो कम्युनिकेशन है, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, कूल एंड काम होना चाहिए, है ना? ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपसे बात करके उसको थोड़ा रिलीफ मिले, आपके शब्दों से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके गाइडेंस से, है ना? आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ। क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि सारे दुखियारे आते हैं हमारे पास, है ना? कोई बेचारा परेशान है, किसी की जान जाने वाली है, किसी की सर्जरी होने वाली है। वैसे ऐसे लोगों से तो हमारा पाला पड़ता है।
आगे चल के, तो हमको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमको उनसे कभी भी बहुत ज्यादा रफ टोन में बात नहीं करना चाहिए। पैसा अपनी जगह है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनमें ज्यादातर इंसानियत बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये एकमात्र फील्ड ऐसा है कि जिसमें लापरवाही से व्यक्ति ऊपर जा सकता है। और यदि उसको सही ट्रीटमेंट मिला, सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन, सही केयर काउंसलिंग दी गई, तो जल्दी फास्ट हीलिंग हो सकती है और वो बच सकता है ना। तो ऐसा कहते हैं कि भाई, इंसान न जीवन दे सकता है न जीवन ले सकता है, बस जीवन को बचाने का प्रयास कर सकता है। डॉक्टर है, नर्स, फार्मासिस्ट, ये सब बस पेशेंट को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। बचना नहीं बचना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है। तो हम एक बहुत नोबल प्रोफेशन में हैं, और आप सभी लोग अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करेंगे इन फ्यूचर, एक अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे। ठीक है, ऐसी आपसे आशा है। तो अब हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। और मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें से भी आप क्वेश्चंस अपने लेवल पे प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग शेड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आता है, तो जितने शेड्यूल आपको आते हैं, A B C, जो जितना पता है उतना लिखते चले जाओ, तो 14 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक आपको क्वेश्चन आता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है और